से अपने जेआईवी एएफएम का जो मई 25 में एग्जाम हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। और उसमें दोस्तों किस प्रकार के सवाल आए थे, किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, सभी का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, तब एक्सप्लेनेशन को सुनिए। इस तरह से आप कुछ गलती भी करेंगे ना तो आप वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। चलिए बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए कि 1 लाख का आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट रेट जो है 12% पर एनम है, और रिपेमेंट जो है 12 मंथली ईएमआई में होगा। मंथली रेट इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे देखिए मंथली रेट कितना दे रखा है इन्होंने, 12%। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने दिया हुआ है 12% पर एनम दिया हुआ है, और 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो आपको ईएमआई कितना देना होगा, व्हाट विल बी द ईएमआई अमाउंट, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, एक फॉर्मूला आपको ईएमआई का याद रख लेना है हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स रिटेल बैंकिंग में भी काम आएगा। ठीक है, तो जरा आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू 1 + r होल टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 + r होल टू द पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है हमारा ईएमआई को कैलकुलेट करने का। अब देखिए इसमें जो पैरामीटर्स है, आइए उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक एक करके। तो आपको पी का जो वैल्यू दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, देखिए प्रिंसिपल दे रखा है इन्होंने 1 लाख। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इन्होंने, अब देखिए एक चीज समझिए यहाँ पे कि जो 12% है वो पर एनम है। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट रेट है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पर एनम नहीं चाहिए, वी डोंट वांट पर एनम, रेदर हमें चाहिए दोस्तों ईएमआई का मतलब क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे वर्ड आता है मंथली, तो हमें चाहिए कि पर मंथ का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। कैसे निकालेंगे पर मंथ का इंटरेस्ट रेट, तो इस 12% को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1%, यानी 0.01। समझे, तो ये 0.01 जो होगा ना, ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1% पर मंथ। समझे बात को, तो ये आर हो गया हमारा 1% पर मंथ। अच्छा, अब देखिए जहां तक बात है आपको एन का, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना रिपेबल इन 12 मंथली इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो एन कितना हो गया, 12 हो गया, नहीं हो गया 12, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 + r होल टू द पावर एन को निकालते हैं। तो 1 + 0.01 टू द पावर एन, एन कितना है 12, यानी कितना हो जाएगा 1.01 टू द पावर 12। ठीक है तो यहाँ पे आपको ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, नंबरेटर की यदि हम बात कर लें, इफ यू टॉक अबाउट द नंबरेटर, सो इट इज p इंटू आर इंटू 1 + r होल टू द पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1 लाख का प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0.01 है, और यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको 1.126825 मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.126825, तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगा इसको कैलकुलेट करने के बाद वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको P इंटू आर इंटू 1 + r होल टू द पावर है। अब जरा डिनोमिनेटर को यदि हम देखें, तो डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है, 1 + r होल टू द पावर n माइनस 1। तो 1 + r होल टू द पावर n कितना है, वो है 1.126825, और माइनस 1 यदि कर लें तो हमें मिलेगा 0.126825। समझे, तो अब हम ईएमआई को यदि कैलकुलेट करें, ईएमआई को निकालने का काफी आसान तरीका है। नंबरेटर में आप लिख देंगे ये वैल्यू, राइट, नंबरेटर में जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा, इसको आप ये कैलकुलेट करेंगे ना, सिंपल है कैलकुलेट करना, ये आपको मिलेगा 126.825, 1126। ठीक है, तो 1126.825 डिवाइडेड बाय 0.126825, तो इसको राउंड करके आपको मिलेगा 8885। तो जो आपको ईएमआई आएगा वो 8885 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन बाय ऑप्शन यदि हम बात करें तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, और एक और आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी समझाता हूँ। दोनों तरीके से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला ना याद रहे तो कैसे सॉल्व किया जाए वो जरा देखिए। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहला ऑप्शन क्या रहा है 8500, तो 8500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 1,02,000 आएगा लगभग। ठीक है, इसका मतलब कि इंटरेस्ट सिर्फ 2,000 हुआ, 1 लाख का तो हमारा प्रिंसिपल ही है, इंटरेस्ट कितना हो रहा है 2,000 हुआ है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट ही 1,000 है। देखिए ना आप,
आप यदि 1% निकालिए 1 लाख का तो वही 1,000 होगा, तो ये तो गलत है। तो पूरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो लगभग 6 से 7 हजार के आसपास बनेगा, बनेगा ना जी। तो 8,500 तो बहुत कम है, ये तो नहीं होगा। अच्छा बी को देखिए, इसको भी 12 से गुना कर दें। देखिए ये एक तरीका बता रहा हूं मैं ऑप्शन से चेक करने का। मान लीजिए इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है कैलकुलेशन, तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर रहे हैं वो जरा देखिए। मान लीजिए कि 8,750 को 12 से गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1,05,000 मिलेगा ना। ठीक है, अब 1,05,000 में इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1 लाख का प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट 5,000 का हो रहा है। देखिए ये सब चीज आपको ना बुक में नहीं मिलेगा, ये सब चीज आप वीडियो जब देखेंगे, जब एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो आपको पता चलता है कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करना होता है। और ये एक एक मार्क्स हेल्पफुल रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत लोग 49 पे अटक जाते हैं, 1 मार्क्स के कारण छूट जाता है। तो यही सब 1 मार्क्स आपको हासिल करना है, समझिए ट्रिक को समझिए। तो 5,000 देखिए, तो 5,000 अभी भी कम है क्योंकि एवरेज मंथली इंटरेस्ट जो है 500 के करीब आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो 12 महीना में 6,000 आएगा, 6,000 होना चाहिए, तो ये गलत है। अच्छा अब जरा ये तो सही है, हमने देखा है अभी। यदि 9,000 ले लें, इसको 12 से गुना कर लें तो 1,08,000 होगा। अब 1,08,000 पे 8,000 इंटरेस्ट है तो ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू द एक्चुअल कैलकुलेशन। तो आपको फील कैसे आएगा, देखिए मैं आपको थोड़ा सा स्केड्यूल बता देता हूँ। देखिए इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1% लग रहा है 1 लाख का। कितना हो जाएगा 1%, 1,000 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये 8,888 ये आपको निकला क्या है बताइए तो, 8,884 निकला है ना, 8,884.8488, ये एग्जैक्ट निकला है। राउंड अप करके हमें 8,885 आ रहा है। तो इसमें से यदि आप 1,000 माइनस कर दें, 1,000 यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7,888.84 यही आएगा ना। ठीक है, तो ये तो आपका ईएमआई में से प्रिंसिपल आपने माइनस कर दिया। प्रिंसिपल कितना था, 1,000 प्रिंसिपल था, आपने उसको माइनस कर दिया। तो जो आपको न्यू बैलेंस मिला, ठीक है तो न्यू बैलेंस कितना मिला बताएंगे। तो जो न्यू बैलेंस मिला वो 1 लाख में से 7,884.88 मिला, जो कि लगभग हो जाएगा 92,115.12, मतलब 92,115। मैं लिख देता हूं 92,115.12। राइट, ये न्यू बैलेंस मिला। ये पहला मंथ का मैं बता रहा हूं, दिस इज फॉर मंथ 1। देखिए मंथ 1 में क्या हुआ कि आपने 1,000 का इंटरेस्ट लिया, उसमें से आपने प्रिंसिपल से माइनस कर दिया, तो जो नया बैलेंस था, ठीक है, तो आपने मतलब कि 92,115.12 हुआ। अच्छा अब देखिए मंथ 2 की यदि बात कर ले तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1% ऑफ 92,115.12। तो यदि आप इसको 1% निकालेंगे ना तो 921 इतना आपने प्रिंसिपल पे किया। तो जो नया बैलेंस आएगा वो कितना हो जाएगा अगले महीना का, तो जो न्यू बैलेंस आएगा व्हाट वुड बी दैट बी, सो द न्यू बैलेंस वुड बी हाउ मच, आप 1 लाख बेसिकली इससे पहले का बैलेंस कितना था 92,115, ये था ना बैलेंस 92,115। तो 92,115 में से 7,963.73 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 84,151.39। ऐसे ही इंटरेस्ट हर महीने कम होता है, प्रिंसिपल पार्ट बढ़ता है। देख रहे हैं ना, प्रिंसिपल पार्ट आपका बढ़ेगा, इंटरेस्ट हर महीने कम होगा। जैसे देखिए पहले बार का इंटरेस्ट, पहले बार का प्रिंसिपल कितना था, पहले बार का जो प्रिंसिपल था वो था आपका 7,884। ठीक है, दूसरी बार का प्रिंसिपल कितना है 7,963। प्रिंसिपल बढ़ रहा है ना, ऐसे ही प्रिंसिपल बढ़ेगा, इंटरेस्ट कम होते जाएगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट पार्ट कम होते जाएगा। तो लास्ट मंथ में जो इंटरेस्ट आएगा ना, सबसे अंतिम वाला महीना में जो इंटरेस्ट आएगा मात्र 88 रुपया इंटरेस्ट आएगा, और बाकी सब प्रिंसिपल कॉस्ट होगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट आएगा ना वो अप्रॉक्स आएगा 6,619 राउंडेड। तो यदि मान लीजिए कि एग्जाम में आपको फास्ट आंसर देना है ऐसे क्वेश्चन का, तो पूरा प्रिंसिपल पर मंथ निकालिए। देखिए मैं आपको एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए उतना लंबा फॉर्मूला नहीं निकालना है तो एक तरीका बता, देखिए एक काम कीजिए, एक आपको अप्रॉक्स रफ कैलकुलेशन दे देगा। तो क्या कीजिए कि शॉर्ट टर्म के लिए रफ आइडिया बता देता हूँ, तो कि पूरा जो प्रिंसिपल है उसको पर मंथ बेसिस पे निकाल लीजिए। तो 1 लाख को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 8,333 आएगा अप्रॉक्स। ठीक है ना, अब देखिए एवरेज इंटरेस्ट पर मंथ कितना है। ठीक है, समझिए एवरेज इंटरेस्ट जो पर मंथ है वो कितना है, वो है 500 रुपया, क्योंकि बैलेंस रफली बीच में आएगा। देखिए 1 लाख का जो आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 50,000 होगा ना। 1 लाख का आधा कर दीजिए 50,000, ठीक है, उसका 1% ले लीजिए। समझ रहे हैं, 1% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर मंथ है वो, तो 1% लेंगे तो कितना होगा 500 होगा। 50,000 का 1% 500 होगा ना। तो जो एवरेज इंटरेस्ट पर मंथ है, मैं यहां लिख देता हूं, जो एवरेज इंटरेस्ट पर मंथ होगा वो कितना होगा 500 होगा। समझे, रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। तो जो रफ ईएमआई होगा, देखिए दोस्तों ये एक तरीका है जिससे आप माध्यम से ना आप मेंटली भी निकाल सकते हैं। 8,333 प्लस 500 ये लगभग कितना आ जाएगा 8,885।
समझे? तो इस तरह से भी जो आप इसको रफ ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं बिना इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला को अप्लाई किए। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक करना है, फिर से मैं बता दूं कि जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप क्या कीजिए कि सबसे पहले उसको आप पूरे प्रिंसिपल पर मंथ निकाल लीजिए कि पर मंथ कितना प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो आपने पर मंथ निकाल लिया, जैसे मान लीजिए ईयरली है तो पर ईयर निकाल लीजिए। ठीक है, और आप एक एवरेज इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि एवरेज इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। कैसे एवरेज इंटरेस्ट निकालेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है कि बैलेंस जो है ना रफली बीच में रहेगा। तो जो भी आपका लोन आपने लिया है उसका हाफ कर दीजिए और फिर जो है वो आपको दे देगा पर एवरेज इंटरेस्ट। वो निकालने के बाद रफ ईएमआई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फॉर्म रफ एस्टिमेट का याद रखिए, प्रिंसिपल पर मंथ प्लस एवरेज इंटरेस्ट पर मंथ। ठीक है, मतलब दोनों का पर मंथ कैलकुलेशन कर लीजिए कि हाँ एवरेज इंटरेस्ट हमारा पर मंथ कितना रहेगा और प्रिंसिपल पर मंथ कितना रहेगा। उससे आपको जो है ईएमआई कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगा। राइट, अब आइए दोस्तों हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिकली यूएसजीडब्ल्यूपी के अंदर कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड अलाउड नहीं है? चलिए आइए देखते हैं। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। यूएसजीडब्ल्यूपी के अंदर कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है? इस पे सवाल आया था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो सवाल है कि अंडर यूएसजीडब्ल्यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अलाउड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यदि आपने बुक को थॉरोली पढ़ा है तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। देखिए इसीलिए जरूरी हो गया है आज के टाइम में कि हम लोग बुक को थॉरोली पढ़ें। राइट, तो देखिए फीफो का मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है और आपने जनवरी में माल खरीदा 100 रुपये में। आपने 100 रुपये में जनवरी में माल खरीदा, फरवरी में वही माल खरीदा 120 में, फरवरी में वही माल खरीदा 120 रुपये में। राइट, तो जब माल बिकता है ना तो पहले पुराना माल यानी 100 रुपये वाला जो माल है वो पहले वो बेचा माना जाता है। समझे? तो यही मेथड यूएसजीडब्ल्यूपी में अलाउड है और काफी कॉमनली यूज भी होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने जनवरी में 100 रुपये का माल खरीदा, ठीक है, और फरवरी में वही माल जो है आपने 120 में खरीदा। तो जब माल बिकेगा तो जो पहले जो पुराना माल था 100 रुपये वाला वो बिकता है। ठीक है, तो यही मेथड जो होता है यूएसजीडब्ल्यूपी में अलाउड होता है। अच्छा, लीफो में क्या होता है? लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल आपको लास्ट में आया वही सबसे पहले बेच दिया। जैसे मान लीजिए कि जनवरी में आपने 100 रुपया का माल जो है, ठीक है, और फरवरी में मान लीजिए 120 रुपये का माल। ठीक है, अब जब सेल, ये तो आप खरीद रहे हैं। अब जैसे ही सेल होगा, ठीक है, जब सेल होती है तो माना जाता है कि जो फरवरी में जो 120 रुपया वाला था वो पहले आपने बेच दिया, इसको आपने पहले बेच दिया 120 रुपये वाला। समझे? तो यह भी यूएसजीडब्ल्यूपी में अलाउड है लेकिन आईएफआरएस में अलाउड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यूएसजीडब्ल्यूपी में ये भी अलाउड है, हमारा लीफो भी अलाउड है, बट दिस इज नॉट अलाउड अंडर द आईएफआरएस। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वेटेड एवरेज की बात कर लें तो नॉट अलाउड पूछ रहा है ना। वेटेड एवरेज क्या होता है दोस्तों कि आप कॉस्ट का एक एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर वेटेड एवरेज कैसे अप्लाई होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 100 यूनिट्स है, ठीक है, 100 यूनिट्स में मान लीजिए 100 रुपया है प्रत्येक का, ठीक है, और 100 यूनिट्स, दूसरा 100 यूनिट्स है, इसमें मान लीजिए कि 120 रुपया है प्रत्येक का। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? सिंपल है, टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा वो 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10,000 प्लस हाउ मच 12,000 यानी कि 22,000। समझना है? तो यहाँ पर टोटल मिल गया। तो जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वो कितना हो जाएगा? 22,000 डिवाइडेड बाई 200 नहीं हो जाएगा? 200 यूनिट हो गया, 100 यूनिट यहाँ, 100 यूनिट यहाँ, 200 यूनिट हो गया, और 22,000 हमारा कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 110 हो जाएगा, 110 रुपये एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी आप माल बेचेंगे ना तो आप 110 के रेट पे बेचते हैं, 110 रेट कॉस्ट कंसिडर करेंगे। तो यह मेथड भी यूएसजीडब्ल्यूपी में अलाउड है, इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। और जो चौथा मेथड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये क्या होता है कि आज के टाइम में माल खरीदने का नया कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो स्टॉक है, आपके पास स्टॉक 100 रुपये में खरीदा था, ठीक है, पर अभी मार्केट प्राइस मान लीजिए 150 रुपये हो गया है। 150 हमारा क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया है। तो अगर आप वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करते हैं, आप मान लीजिए कि जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो स्टॉक आपको 150 रुपया दिखेगा। समझे? तो वही कर रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम में माल खरीदने का नया कॉस्ट। तो आपके पास जो स्टॉक था वो 100 रुपये में खरीदा था,
और आज के अभी जो मार्केट प्राइस है उसी स्टॉक का 150 रुपया है। तो अगर आप वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करते हैं तो स्टॉक 150 रुपया दिखेगा, लेकिन यूएसजीडब्ल्यूपी के अंदर यह मेथड अलाउड नहीं है। याद रखिएगा, कौन सा मेथड अलाउड नहीं है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड अलाउड नहीं है। वैल्यूएशन कॉस्ट या मार्केट के लोअर वैल्यू पे होती है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब भी आप वैल्यूएशन करेंगे ना, ठीक है, वैल्यूएशन जो होता है या तो कॉस्ट ले लीजिए या तो मार्केट वैल्यू ले लीजिए, दोनों का जो लोअर वैल्यू होगा इसी पे आपको वैल्यूएशन करना है, राइट। पर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को मेथड के रूप में यूज नहीं करते दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलिए एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। फीफो जीडब्ल्यूपी में अलाउड है, लीफो जीडब्ल्यूपी में अलाउड है लेकिन आईएफआरएस में अलाउड नहीं, इंडिया में अलाउड नहीं है लीफो। वेटेड एवरेज जीडब्ल्यूपी में अलाउड है लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं अलाउड है। बस दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि जीडब्ल्यूपी में कौन सा मेथड यूज करते हैं और कौन सा नहीं यूज करते हैं। चलिए, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों यदि आपको एएफएम से रिलेटेड किसी प्रकार की कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। हमारे पास पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट, कैप्सूल कंटेंट सभी चीजें अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इसको आपको मैंने ट्रिक बताया तो जरा सॉल्व कीजिएगा, जरा ट्रिक के माध्यम से जरा बताइए। तो अभी देखिए, आपने एक बाइक खरीदा 50,000 रुपया में और आपने सोचा कि चलो हम 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे और इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो आपका अप्रोक्सीमेट ईएमआई क्या होगा? देखिए, एक तो फॉर्मूला है और एक जो ट्रिक जो आपको मैंने बताया वो बताया। पहले आप क्या कीजिए कि प्रिंसिपल निकाल लीजिए पर मंथ, प्रिंसिपल पर मंथ, समझे। और दूसरा आप निकाल लीजिए इंटरेस्ट पर मंथ, एक एक करके निकालते हैं। देखिए 50,000 है और 12 महीना में पे करना है, तो 50,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बताइए तो कितना होगा? 50,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 को 10 से करेंगे तो कितना होगा बताइए? 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 50,000 को यदि हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 4166। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 4166.66। अब यदि इंटरेस्ट पर मंथ की बात कर लें तो आप क्या कीजिए ना कि जो आपको 10% का इंटरेस्ट है ये तो आपको पर एनम दिया हुआ है, तो आप इसको मंथली पहले तो मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसा कि हमने पिछले में किया था। ठीक है, तो 10% तो इसको 12% मान के चलिए तो 1% ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इंटरेस्ट पर मंथ निकाल लीजिए। ठीक है, एवरेज इसका 25,000 को, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट ये रहेगा 25,000 डिवाइडेड बाय जो आपका इंटरेस्ट है 10 डिवाइडेड बाय 12, इतना परसेंटेज सो डिवाइड कर दीजिए तो आपको इंटरेस्ट पर मंथ आएगा और फिर ऐड करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी। चलिए, जो कि आंसर है इसका 439। प्लीज इसको आप खुद से ट्राई करें। तो मैंने आपको ट्रिक यहाँ बताया था, ठीक है, क्या बताया था? रफ ईएमआई निकालने का जो तरीका था, आपने क्या किया था कि 1 लाख को हाफ किया पहले, ठीक है, जो कि 50,000 मिला, और फिर इसको आपने इसका 1% निकाला रफ, ठीक है, जो कि आपको इंटरेस्ट पर मंथ देगा, समझे। एवरेज, बेसिकली एवरेज कैलकुलेशन ये बेस्ट तरीका होता है इसका। अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर बात करते हैं। ये भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर एक इंडियन कंपनी में कैसे इशू किए जाते हैं और क्या रूल फॉलो होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस पे, तो चलिए हर ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं सिंपल वर्ड और सिंपल एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द इशू ऑफ नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इन एन इंडियन कंपनी। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन दैट वी हैव। ऑप्शन ए कह रहा है कि नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर कैन बी इशूड only if authorized by the article of association and approved by a special resolution at the shareholder meeting। फिर बी कह रहा है कि holding of the non-voting share equity share have right, holder of the non-voting equity share have right to bonus share and other entitlement but do not enjoy voting right in the company। सी कह रहा है कि a company can issue non-voting right up to non-voting share up to 50% of its paid up capital and may convert voting share into non-voting share। और डी कह रहा है कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर मे इशू नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर बट ओनली इफ दे आर लेस देन 25% ऑफ द पेड अप एंड नो कन्वर्जन फ्रॉम वोटिंग टू नॉन वोटिंग इज डन। चलिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए में दोस्तों क्या लिखा है कि कंपनी नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर तभी इशू कर सकती है जब एओए में ऑथराइजेशन हो। यहाँ देखिए लिखा है ना, इफ ऑथराइज बाय द एओए। एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। और शेयर होल्डर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे जिसमें प्राइस और हायर डिविडेंड रेट क्लियरली लिखा हो। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे शेयर होल्डर, मैंने 2 कंडीशन लिखा है। तो यह पॉइंट बिल्कुल सही है, मतलब कंपनी बिना अप्रूवल और विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन का नॉन वोटिंग शेयर इशू नहीं कर सकता।
ठीक है, दो चीजें मैंने बताई। पहले क्या बताया कि बिना स्पेशल रिजोल्यूशन का, ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन होना भी जरूरी है, राइट, और अप्रूवल होना भी जरूरी है। तो यह पॉइंट बिल्कुल सही है। यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, इस तरह ऑप्शन है ए एंड बी सी, इस तरह के ऑप्शन है। बी की बात कर लें तो यहां बोला गया है कि नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर और इंटाइटलमेंट मिलते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। लिखा है ना कि इनके पास बोनस शेयर और अदर इंटाइटलमेंट होता है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कंपनी बोनस इशू करती है तो इनको भी मिलेगा, पर एजीएम में हाथ उठाकर वोट का राइट नहीं होगा। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर कंपनी मान लीजिए बोनस इशू करेगा, बोनस शेयर इनको मिलेगा, लेकिन नहीं होता एजीएम में जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें हाथ उठाकर वोट करने का राइट इनके पास भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें तो यह स्टेटमेंट थोड़ा ट्रिकी है। यहां लिखा है कि कंपनी 50% तक पेड अप कैपिटल का नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। ये लिखा है ना, कंपनी कैन इशू नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर अप टू 50% ऑफ पेड अप कैपिटल। यानी कंपनी जो है 50% तक पेड अप कैपिटल का नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, यही यहाँ पे लिखा है। अब क्या लगता है आपको, बताइए जरा। देखिए एक्चुअल रूल क्या है कि सिर्फ 25% तक ही अलाउड है, 50% नहीं अलाउड है। कितना अलाउड है, केवल 25% तक अलाउड है। मतलब कि अगर कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल मान लीजिए 100 करोड़ है, मान लीजिए टोटल जो पेड अप कैपिटल है कंपनी का वो मान लीजिए 100 करोड़ है, राइट। तो 100 करोड़ है तो मैक्सिमम जो है 25 करोड़ तक ही अलाउड है। मैक्सिमम 25 करोड़ तक ही नॉन वोटिंग शेयर इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 करोड़ तक का ही नॉन वोटिंग शेयर इशू कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो ये रूल कर रहा है कि कंपनी कैन इशू नॉन वोटिंग शेयर अप टू 50%। ये 50% जो लिख दिया है गलत है। मतलब कंपनी अगर कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है तो मैक्सिमम 25 करोड़ तक ही नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। और ऑप्शन डी की बात कर लें तो हमने देखा कि ये सही था, बी गलत है, सी गलत है, डी क्या है, ठीक है। बी क्या था, बी नहीं, बी भी सही था, ठीक है ना। बी सही इसलिए था क्योंकि अगर कंपनी बोनस इशू करती है तो इनको भी मिलेगा, लेकिन एजीएम में हाथ उठाकर वोट करने का राइट नहीं है इनके पास। हम लोग बात कर रहे हैं नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर की। चलिए, और डी की बात कर लें तो इसमें लिखा है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, जो पब्लिक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, दोनों नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन है। पहला क्या है कि यह शेयर 25% से कम होनी चाहिए, लिखा है ना। और दूसरा लिखा है कि जो वोटिंग शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनको नॉन वोटिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसी वजह से ये आंसर क्या है, ओनली डी। केवल आंसर क्या होगा, डी। तो इसका सही जवाब है क्या, तो सवाल क्या था पहले जब पढ़िए, इज आर नॉट ट्रू, ठीक है ना, इज आर नॉट ट्रू। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है ओनली डी। नहीं तो यहाँ पे आप देखिए ना, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए यहाँ बी पे डी नहीं होना चाहिए, इसको ए बी एंड डी होना चाहिए, समझे। तो हमने देखा कि ए में क्या देखा कि दो चीज चाहिए, ऑथराइजेशन चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। तो एओए का रिक्वायरमेंट है और प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है, हमने ऑप्शन ए में देखा। बी में क्या देखा कि बोनस राइट का मिलेगा, वोटिंग से राइट नहीं मिलेगा, ये भी सही था। और डी में क्या देखा कि दोनों टाइप ऑफ कंपनी जो है मैक्सिमम 25% इशू कर सकते हैं, राइट, और कन्वर्जन अलाउड नहीं है। एग्जिस्टिंग वोटिंग शेयर आर नॉट कन्वर्टेड टू नॉन वोटिंग शेयर। बस दोस्तों, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर कैसे इशू होते हैं और कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, ये सभी रूल याद रखेंगे। तो ए बी डी एंड आर द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीजें लिखी हुई गई हैं, बस कौन सा गलत है, तो सी गलत है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से रिलेटेड है। सवाल है कि बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके फॉर्म में बनाते हैं। आपके सामने फॉर्म ए, फॉर्म बी, ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फॉर्मेट डिस्क्राइब फॉर द बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द BRA 1949। ऑप्शन ए कह रहा है कि फॉर्म ए फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, फॉर्म बी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बी कह रहा है कि फॉर्म बी फॉर बैलेंस शीट, ए फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी कह रहा है कि बोथ ए एंड बी सिर्फ एनबीएफसी के लिए यूज होते हैं, और डी कह रहा है कि फॉर्म में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को मिलाकर एक ही स्टेटमेंट बनता है। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है कि फॉर्म में बैलेंस शीट के लिए होता है। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, डिपॉजिट्स हो गए, बोरोइंग हो गए, एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गए, इसका पूरा डिटेल होता है। और फॉर्म भी कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है, जिसमें इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ये सभी होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और यही यूएसजीडब्ल्यूपी के अंदर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है।
सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बी कहता है कि फॉर्म बी बैलेंस शीट के लिए है और फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज होता है, मतलब उल्टा कर दिया है। यह गलत है क्योंकि असली जो रूल है वो बिल्कुल अपोजिट है। सी कह रहा है कि दोनों में ऑप्शन सी में लिखा है कि दोनों फॉर्मेट एनबीएफसी के लिए यूज होता है। यह भी गलत है। एनबीएफसी अपना रिपोर्टिंग अलग रेगुलेटरी गाइडलाइन के अंदर करते हैं। यह स्पेसिफिक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्म है, तो एनबीएफसी के लिए अलग रूल होता है। और डी कह रहा है कि फॉर्म एक कंबाइंड स्टेटमेंट है जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस दोनों एक एक में ही होता है। यह भी गलत है क्योंकि दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्मेट है ना, डिफरेंट फॉर्मेट फॉर बोथ। फॉर्म में सिर्फ फॉर्म ए जो होता है हमारा, फॉर्म ए जो होता है वो केवल बैलेंस शीट के लिए होता है और फॉर्म बी जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के लिए होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्म ए इज फॉर बैलेंस शीट, फॉर्म बी इज फॉर पीएल स्टेटमेंट। एनबीएफसी के लिए नहीं है, सिर्फ बैंक के लिए है। बस दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में फॉर्म ए और फॉर्म बी कैसे यूज होता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि विच डेप्रिसिएशन मेथड डज नॉट यूज रेसिडुअल वैल्यू व्हेन कंप्यूटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, राइट। तो मतलब सवाल ये कर रहा है कि कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड जो है रेसिडुअल वैल्यू यूज नहीं करता है जब एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। स्ट्रेट लाइन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है ना वो बहुत सिंपल है। क्या कहता है वो, उसका फॉर्मूला सिंपल है। वो बोलता है कि जो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन होता है वो होता है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ, यही कहता है स्ट्रेट लाइन का मेथड। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मशीन 1 लाख का है, ठीक है, और उसका रेसिडुअल वैल्यू मान लीजिए 10,000 का है, ठीक है, और 5 साल का लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा पर ईयर, समझे। तो ये होता है हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड में रेसिडुअल वैल्यू डायरेक्ट यूज होता है, समझे। चलिए तो आपने देखा कि हाँ हियर वी यूज रेसिडुअल वैल्यू डायरेक्टली। ऑप्शन बी की बात कर ले तो कहता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन है ना वो आउटपुट के हिसाब से होता है, जैसे कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो फॉर्मुला में भी रेसिडुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि मशीन का कॉस्ट है 1 लाख रुपया, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू सेम है 10,000 मान लीजिए रेसिडुअल वैल्यू है 10,000, इसका क्या है? आरबी है। आरबी मतलब क्या होता है? रेसिडुअल वैल्यू। तो टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? टोटल जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा 90,000 यूनिट, समझे। तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? सिंपल है, पर यूनिट डेप्रिसिएशन की यदि हम बात करें तो 1 लाख में से 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000, समझे। 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो लगभग 1 रुपया पर यूनिट हो जाएगा, राइट, एस्टिमेटेड पर यूनिट डेप्रिसिएशन। तो अगर एक साल में मान लीजिए कि 20,000 यूनिट बने तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 20,000 नहीं हो जाएगा। तो वही होता है यूनिट प्रोडक्शन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड एक आ गया है कि आप पर यूनिट डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या था और आपके पास रेजिडुअल वैल्यू क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लीजिए, समझे। तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पर यूनिट एस्टिमेटेड पर यूनिट डेप्रिसिएशन, और फिर मान लीजिए कितना यूनिट बना उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर यदि डबल डिक्लाइनिंग की बात कर लें तो डीडीबी में क्या होता है कि यह एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है। डीडीबी क्या है दोस्तों? डीडीबी इज एन एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, राइट। ये एसेट के बुक वैल्यू पे एक फिक्स परसेंटेज अप्लाई करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी हमारा एसेट है ना, इनका जो बुक वैल्यू है इस पे ये फिक्स परसेंटेज अप्लाई करेगा, जो कि स्ट्रेट लाइन का डबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें रेसिडुअल वैल्यू कैलकुलेशन में यूज ही नहीं होता, बस लास्ट के ईयर में इंश्योर करते हैं कि बुक वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू से नीचे ना चला जाए। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट है 1 लाख, कॉस्ट क्या है? 1 लाख है। यूजफुल लाइफ मान लीजिए 5 साल का है। रेसिडुअल वैल्यू मान लीजिए 10,000 है, राइट। तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन तो साफ इसमें क्या है? स्ट्रेट लाइन 20% होता है, राइट। 100 को 5 से भागा दे दीजिएगा तो डबल वाला 40 होगा। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन क्या करेगा? इसका 40% निकाल लीजिए, ठीक है, 40,000 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे? फिर जो आपके पास रेजिडुअल वैल्यू कितना आएगा? 1 लाख में से 40,000 60,000। अभी 60,000 का 40% निकाल लीजिए तो 24,000 हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता है जब तक रेजिडुअल वैल्यू बची हो। मतलब इस मेथड में रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर होती है कैलकुलेशन के लिए, एक्सेप्ट एंड में चेक करने के लिए। तो यही सही जवाब है। अच्छा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की बात कर लें
तो इस वैल्यू में इस मेथड में भी रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब आप डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालते हैं ना, तो कॉस्ट में से जो है रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, समझे, फिर उसको एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि यूजफुल लाइफ के डिजिट का रेशियो होता है, समझे बात को। तो यहाँ भी यूज हो रहा है हमारा ये रेसिडुअल वैल्यू। तो हमने क्या देखा कि 3 मेथड में रेजिडुअल वैल्यू यूज हो रहा है। चाहे वो देखिए इस प्रकार का सवाल आता है, और डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है कि स्टेट लाइन मेथड पे फॉर्मूला बोल देगा बताओ क्या है, नहीं। अब आपको पूछेगा कि कौन सा मेथड में रेजिडुअल वैल्यू यूज नहीं होता है। तो ये सब इनडायरेक्ट सवाल आजकल आने लगे एग्जामिनेशन में। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन में यूज होगा, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में यूज होगा, सम ऑफ ईयर डिजिट में रेजिडुअल वैल्यू यूज होता है, डबल डिक्लाइनिंग में यूज नहीं होता, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए बस लास्ट में चेक होता है कि नीचे ना जा जाए। बस दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि डीडीबी मेथड रेजिडुअल वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं करता। चलिए बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, सब कुछ मैं एग्जांपल वाइज समझा रहा हूँ। आइए अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि ये सवाल दोस्तों एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि अर्निंग पर शेयर पे बेस्ड है। जैसे एबीसी लिमिटेड ने जो इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इनका है 8 लाख है, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड रिपोर्ट किया है, कंपनी के पास मान लीजिए कि 2 लाख का आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, तो ईपीएस कैलकुलेट करना है। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है कि मतलब कंपनी का टोटल प्रॉफिट को टोटल इक्विटी शेयर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड वो कितना दे रखा है, देखिए ये हमें दे रखा है 8 लाख, 8 लाख दिया है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 2 लाख है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, ईपीएस यदि आपको निकालना है ना, क्या करेंगे, 8 लाख को डिवाइड कर देंगे 2 लाख, यानी कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ईपीएस 4 का मतलब यह है कि हर एक इक्विटी शेयर के हिस्से में 4 रुपये का प्रॉफिट आया है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 शेयर है, तो आप इनडायरेक्टली कंपनी के 400 रुपीज प्रॉफिट पे अपना हिस्सा रखते हैं, समझे। मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर है, तो इनडायरेक्टली आप जो है कितना कितना में प्रॉफिट का हिस्सा रखते हैं, 400 रुपये में प्रॉफिट का हिस्सा रखते हैं। तो दोस्तों ईपीएस एक शेयर होल्डर को बताता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, सिंपल सी बात है। यदि ईपीएस ज्यादा होता है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल और डिविडेंड देने की कैपेसिटी भी ज्यादा है। मतलब यदि ईपीएस ज्यादा है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल और डिविडेंड देने की कैपेसिटी भी ज्यादा है। ईपीएस यदि कम है तो कंपनी की अर्निंग पावर कम है। इससे मार्केट में शेयर का प्राइस भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इन्वेस्टर ईपीएस देखकर शेयर खरीदते हैं। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या है, ईपीएस है 4 रुपया पर शेयर। फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। ईपीएस बताता है कि एक शेयर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, यह इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और सवाल देखते हैं ईपीएस पे कि एक ईपीएस दे रखा है 5 रुपया, मार्केट प्राइस पर इक्विटी दे रखा है 60 रुपया, आपको पी रेशियो बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो पी रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको, प्रॉफिट पर इक्विटी रेशियो। देखिए इसमें जो नंबरेटर में हम मार्केट प्राइस लिखते हैं, किसका मार्केट प्राइस लिखते हैं, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं अर्निंग पर शेयर, समझे। मतलब कि एक शेयर की मार्केट प्राइस को उसके अर्निंग से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो देखिए, इक्विटी शेयर का वैल्यू दे रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 60 रुपया, और ईपीएस दे रखा है 5 रुपया, साफ साफ तो लिखा हुआ है। तो आपका जो पी बाई ई रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60/5 यानी 12 हो जाएगा, समझे। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि एक शेयर की अर्निंग 1 रुपये के लिए है, तो मार्केट उस शेयर के लिए 12 रुपया देने को तैयार है। एक शेयर, ईपीएस मतलब क्या होता है, एक शेयर की अर्निंग, ठीक है। एक शेयर की अर्निंग मान लीजिए 1 रुपये के लिए है, तो अगर एक मिठाई की असली कॉस्ट 5 रुपया है, पर लोग उस मिठाई को 60 रुपया में खरीद रहे हैं, यही ना हुआ। मतलब कि असली कॉस्ट है 5 रुपया, लेकिन मार्केट प्राइस है 60 रुपया, तो इसका मतलब कि लोग उस मिठाई को ज्यादा वैल्यू देते हैं फ्यूचर ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन में। समझिए सिंपल सा एग्जांपल, मिठाई का एग्जांपल ले लीजिए। एक मिठाई का खर्चा जो आ रहा है वो 5 रुपया आ रहा है, और जो मार्केट में लोग पैसा देने को तैयार है वो 60 रुपया में खरीद रहे हैं। मतलब कि लोग उस मिठाई को ज्यादा, मिठाई यहाँ पे कंपनी हो गया या शेयर हो गया वो समझ लीजिए, तो उस कंपनी या शेयर को ज्यादा वैल्यू देते हैं फ्यूचर ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन में। तो देखिए सिंपल सी बात है, यही चीज कहता है कि मतलब 1 रुपया अर्निंग के लिए मार्केट जो है उस शेयर को 12 रुपया देने को तैयार है, वही होता है मार्केट प्राइस पर इक्विटी। और पी वाई आपको यही बताता है। तो हाई पी वाई रेशियो मतलब कि मार्केट को भी लगता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, और यदि पी वाई रेशियो कम होगा ना तो मार्केट को लगता है कि कंपनी स्लो ग्रो करेगी। तभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में ईपीएस का मतलब बताया था ना, ईपीएस का फॉर्मूला भी बताया था और क्या मतलब होता है वही बताया था,
ठीक है। तो आपको बताया था कि अगर आपके पास ये ईपीएस 4 रुपए का मतलब है कि एक इक्विटी शेयर के हिस्से में 4 रुपए का प्रॉफिट आता है। तो अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आप इंडायरेक्टली कंपनी के 400 रुपया प्रॉफिट में अपना हिस्सा रखते हैं। तो वो आप